गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट के बारे में। उसमें से हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, है ना। इससे पहले जो हम लोग रेफ्रिजरेंट डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़े थे और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को हमने देखे थे। तो हमें सारे रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज को देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी एक ऐसा रेफ्रिजरेंट नहीं है जिसके पास क्या हो, सारा का सारा डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हो, है ना। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास सब कुछ, मतलब जो हम एक रेफ्रिजरेंट से चाहते हैं वो सारा प्रॉपर्टीज उसके पास हो, ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेंट नहीं है। तो हमें चूंकि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस तो यूज करना ही है और हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, हम अलग अलग पर्पसेज के लिए यूज करते हैं। तो इस समय हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम रेफ्रिजरेंट की सिलेक्शन कैसे करें, किस आधार पे सिलेक्शन करें। तो उसी चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट की सिलेक्शन जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे निर्भर करता है। उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो इस तीनों प्रॉपर्टीज के आधार पर ही रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहला चीज जो हम किसी भी रेफ्रिजरेंट से डिजायर करते हैं कि वो नॉन टॉक्सिक हो, मतलब जहरीला नहीं हो। क्योंकि रेफ्रिजरेशन मोस्टली हम लोग फूड के लिए यूज करते हैं, कंजर्व करने के लिए, फूड को कंजर्व करने के लिए यूज करते हैं। तो तो कहते हैं कि देयर इज नो वर्किंग सब्सटेंस विच कुड बी कॉल्ड एन आइडियल रेफ्रिजरेंट। कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसको कि हम आइडियल रेफ्रिजरेंट कहेंगे। यानी कि हर सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ कमी होती है या कुछ ना कुछ उसके पास डिसएडवांटेज होता है, जिस कारण से उसको हम आइडियल नहीं कह सकते हैं। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि रेफ्रिजरेंट जो होना चाहिए एक नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन फ्लामेबल मतलब अज्वलनशील होना चाहिए, नॉन कोरोसिव होना चाहिए कि किसी भी मेटल को वो कोरोड ना कर दे, केमिकली स्टेबल हो ताकि वो जिस भी मैकेनिकल एलिमेंट या मेटल के कांटेक्ट में जाए तो उसके साथ रिएक्शन ना करे, है ना। तो ये सब तो प्रॉपर्टीज प्राइमरी प्रॉपर्टीज के रूप में आता है। उसके बाद इसके पास थर्मोडायनामिकली प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्योंकि रेफ्रिजरेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम रेफ्रिजरेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें हीट की ट्रांसफर होती है, जैसे कि ये हमारा सिस्टम है जिसको हमको कूल करना है और ये हमारा सराउंडिंग है। स्वाभाविक है कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हम कहते हैं कि जिसमें हम सिस्टम की टेम्परेचर को लो करते हैं सराउंडिंग से और उसी लो टेम्परेचर पर मेंटेन रखते हैं। तो ये करने का काम रेफ्रिजरेंट का होता है। जब ये रेफ्रिजरेंट हमारा इस सिस्टम से फ्लो करती है तो ये रेफ्रिजरेंट सिस्टम के हीट को ये गेन कर लेता है और फिर ये जब वापस सराउंडिंग में जाती है, जैसे यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ रहता है और जब ये रेफ्रिजरेंट ये हीट लेके कंडेंसर में पहुंचती है तो यहाँ से ये सराउंडिंग में हीट को रिजेक्ट कर देती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, हीट का ट्रांसफर है। तो हीट का ट्रांसफर होने की से इसके पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मतलब अच्छी होना चाहिए, तभी वो अच्छा से हीट गेन कर पाएगा और अच्छा से हीट को रिलीज कर पाएगा, है ना। तो इसके ये मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डिफरेंट सब्सटेंस है, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट है या डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो पर्पसेज है उसके लिए रिक्वायरमेंट हमारा अलग अलग है। बहुत सारे रिक्वायरमेंट ऐसा है जिसमें उतनी ज़्यादा लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है, वो कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पर काफ़ी लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ना। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, अलग है। आइस प्लांट का अलग रिक्वायरमेंट है, कोल्ड स्टोरेज का अलग है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का अलग है, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो कहने का मतलब हम अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर
रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो रिक्वायरमेंट का आधार क्या हो सकता है? रिक्वायरमेंट का आधार हो सकता है जैसे कि वो फिजिकली, केमिकली और जो थर्मोडायनामिकली, ये तीन जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल, केमिकल एंड थर्मोडायनामिक, ये रेफ्रिजरेंट का मतलब सुटेबल होना चाहिए। तो कहने का मतलब हम जैसे जान चुके हैं कि कोई भी आइडियल रेफ्रिजरेंट नहीं है, सबके पास किसी की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो केमिकल अच्छी नहीं होगी, किसी का फिजिकल अच्छा होगा तो थर्मोडायनामिक अच्छा नहीं होगा, थर्मोडायनामिक में ही वो बहुत सारे प्रॉपर्टी होती है तो कोई अच्छा है कोई नहीं है। तो हम अपने ज़रूरत के अनुसार से हम प्रॉपर्टीज को देख करके और फिर हम किसी रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करते हैं अपने पर्पसेज के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी देखते हैं रेफ्रिजरेंट का। एक अच्छा रेफ्रिजरेंट का क्या क्या है होना चाहिए? तो सबसे पहला है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम एक अच्छा रेफ्रिजरेंट से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या डिजायर करते हैं? तो कहते हैं कि एक गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। जो रेफ्रिजरेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो अच्छा रेफ्रिजरेंट माना जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट लो होने से क्या होगा कि ये लो टेम्परेचर पर ही ये इजीली वेपराइज कर जाएगा। अब सपोज कि जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं कि इसका कितना होता है, -33.3 डिग्री सी होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारा सिस्टम है और इससे अगर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, रेफ्रिजरेंट के रूप में हम अमोनिया यूज कर रहे हैं, तो ये रेफ्रिजरेंट जो है अगर सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर -33.3 या उससे ज़्यादा हुआ तो ये अमोनिया हीट गेन करना जो है सो शुरू कर देगा। और वो मतलब जब ये हीट गेन करके यहाँ पर वेपराइज करेगा तो ये अपना वेपराइजेशन में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ सिस्टम से ये गेन करेगा। तो इस तरह से ये सिस्टम के हीट को वो बाहर निकालता है। तो ये मतलब हो गया कि अमोनिया की अगर बॉइलिंग पॉइंट -33.3 डिग्री सी है, अगर सारा सिस्टम आइडियली वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर जो है -33.3 डिग्री सी तक ठंडा हो सकता है। और अगर लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इसकी टेम्परेचर और लो हो सकती है। तो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट का जो मतलब हम डिजायर करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट लो हो। उसके बाद ये होगा कि अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो फिर यहाँ पर ये वेपराइज करने में इसको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चूंकि ये काफी मतलब स्पीडली फ्लो करता है, तो मतलब बहुत जल्दी अगर ये वेपराइज नहीं किया तो ये लिक्विड के रूप में ही बाहर आ जाएगा रेफ्रिजरेंट। तो इसके आगे लगा होता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर जो होता है वो सिर्फ वेपर, गैसियस वेपर को ही वो सक करता है। तो अगर ये मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई रहेगा और वो इजीली वेपराइज नहीं करेगा तो फिर कंप्रेसर जो है वो में प्रॉपरली जो वेपर का एंट्री है वो कम होगा, यानी कि कंप्रेसर जो है वो हाई वैक्यूम पे वर्क करेगा। तो इसलिए हम डिजायर करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। दूसरा चीज है ऑपरेटिंग प्रेशर। अब ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है? तो ऑपरेटिंग प्रेशर है कि जो हमारा सिस्टम है, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जनरली इवेपोरेटर होता है, फिर जो है सो यहाँ से कंप्रेसर होता है, फिर जो है यहाँ पर कंडेंसर होता है, और फिर यहाँ पे एक थ्रोटल वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व होता है ना। इस तरह से बेसिक ये हमारा 4 डिवाइस होता है। तो ऑपरेटिंग प्रेशर जो है कहता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहने का मतलब हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये पूरा सिस्टम जो है, चाहे इवेपोरेटर हो या कंप्रेसर हो या कंडेंसर हो या थ्रोटल हो, ये सारे डिवाइस जो हमारा ऑपरेट हो, इसकी अंदर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर अगर नहीं होगा, ये अगर वैक्यूम पे काम करेगा तो एटमॉस्फेयर गैस का इंट्रैपमेंट जो है वो आसान हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर मौजूद होता है, तो अगर मॉइस्चर सिस्टम में चला गया तो फिर ये सिस्टम को कोरोजन करेगा, है ना, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर मॉइस्चर चला गया तो इवेपोरेटर कोयले पर फ्रीज कर जाएगा।
तो फिर वो हीट ट्रांसफर रेट घट जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए एक अच्छा रेफ्रिजरेंट का, ताकि वो यानी पॉजिटिव मतलब तो ऑपरेटिंग प्रेशर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ताकि जो है सो एयर जो है सो बाहर सराउंडिंग से सिस्टम में लीक ना करे, है ना, कोई मॉइस्चर लीक ना करे, है ना। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रेशर बस पॉजिटिव ही होना चाहिए, नॉट वेरी हाई, ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब हल्का सा पॉजिटिव हो, और मतलब जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छा है। इसके बाद जो है अगला जो हमारा प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक, वो है फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, तो कह रहा है कि मच लोअर देन द इवेपोरेटर टेम्परेचर। एक अच्छा रेफ्रिजरेंट जो होगा उसकी फ्रीजिंग पॉइंट एट इवेपोरेटर टेम्परेचर से बहुत कम होना चाहिए। जैसे ये इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर जो होता है वो हमारा फ्रिज के अंदर लगा हुआ रहता है, मतलब यही हमारा कूलिंग सिस्टम होता है। तो इवेपोरेटर से जब रेफ्रिजरेंट यहाँ से पास करता है, तो अब क्या होगा कि अगर ये हम जानते हैं कि इवेपोरेटर ये फ्रिज के अंदर होता है, इसकी टेम्परेचर जो होती है वो लो होती है। तो जितनी इवेपोरेट यानी सिस्टम की टेम्परेचर है उस मतलब इससे भी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर अगर रेफ्रिजरेंट इसमें इन करेगा, यहाँ पर इवेपोरेटर कूल है, तो फिर यहाँ पर रेफ्रिजरेंट ही फ्रीज कर जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट जो है फ्रीज कर गया तो फिर ये आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए रेफ्रिजरेंट की फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी लो होना चाहिए, ताकि जो है सो ये जब इवेपोरेटर से पास करे तो यहाँ पर ये फ्रीज ना हो जाए, यानी कि रेफ्रिजरेंट खुद ना जम जाए, है ना। इसीलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट मच लोअर देन इवेपोरेटर टेम्परेचर, ताकि वो इवेपोरेटर में फ्रीज ना हो। अगला थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट से हम क्या डिजायर करते हैं, तो स्वाभाविक है कि लेटेंट हीट जो होना चाहिए वो रेफ्रिजरेंट का हाई होना चाहिए। तो लेटेंट हीट हाई होने से क्या होगा कि जब ये रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपोरेटर से पास करेगा, तो इसके पास जितना ज़्यादा लेटेंट हीट होगा वो उतना ज़्यादा जो है हीट यहाँ से सिस्टम से वो गेन करेगा। तो इसीलिए इसकी लेटेंट हीट क्या होना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना, जितना हाई होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में ये जो हमारा कूलिंग सिस्टम है उससे वो हीट को गेन कर पाएगा। तो उससे हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर केजी जो है रेफ्रिजरेंट वो हमको ज़्यादा मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि किसी रेफ्रिजरेंट का जो है लेटेंट हीट हाई हो। इसके बाद है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग कहते हैं, जैसे कि प्योर सब्सटेंस में पढ़े होंगे कि यहाँ पर इस तरह का ग्राफ होता है, ये पॉइंट जो है क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट हो गया कि मतलब लिक्विड से ये डायरेक्ट वेपर में चेंज हो गया। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर से ऊपर अगर कोई फ्लूइड जो है वो हमारा रेफ्रिजरेंट अगर फ्लो कर रहा है करेगा, तो वो सीधा का सीधा लिक्विड से वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, बिना कोई हीट गेन किए हुए। तो हम कहते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर जो होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का वो कंडेंसर टेम्परेचर और प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इवेपोरेटर होता है, फिर कंप्रेसर होता है, फिर जो है यहाँ कंडेंसर होता है, तो कंडेंसर के बाद यहाँ थ्रोटल होती है, और इस तरह का सेटअप होता है डिवाइस। तो कंप्रेसर यहाँ जो है वो लो प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर क्या है, लो है, और यहाँ पर प्रेशर क्या है, हाई है, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसर जो है कंप्रेस करके प्रेशर को बढ़ा देता है। तो हायर प्रेशर की ओर कंडेंसर काम करता है, ये कंडेंसर जो है हायर प्रेशर की ओर काम करता है।
तब इसकी प्रेशर तो हाई है, लेकिन हम कहते हैं कि कंडेंसर का प्रेशर इतना हाई नहीं होना चाहिए कि वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के बराबर हो गया तो वो उसकी जो मतलब लेटेंट हीट है या हीट गेन करने की क्षमता है वो काफी कम हो जाएगा। वो सीधा का सीधा डायरेक्ट लिक्विड से जैसे ही एंट्री करेगा वो वेपराइज कर जाएगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो मतलब कंडेंसर के टेम्परेचर और प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इजीली कंडेंसेशन हो। मान लेते हैं कि अगर कंडेंसर का टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे है तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये वेपराइजेशन का कर्व है और ये मतलब ये इसको कहते हैं कि लिक्विड से यहाँ वेपर बनना स्टार्ट हुआ तो ये लिक्विडस लाइन हो गया और ये वेपराइजेशन लाइन हो गया, तो यहाँ पर इजीली कंडेंसेशन होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर रेफ्रिजरेंट का वो कंडेंसर टेम्परेचर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये डिटरमिन करता है हीट ट्रांसफर रेट को। तो स्वाभाविक है जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा हीट ट्रांसफर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इवेपोरेटर और कंडेंसर का में ही हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। इवेपोरेटर जहाँ लोअर टेम्परेचर में होता है वही कंडेंसर हायर टेम्परेचर पे होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का जितना अच्छा रहेगा वो हीट की ट्रांसफर उतनी अच्छा करेगा, इसीलिए हम हायर थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिजायर करते हैं। इस तरह का ये था हमारा कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब है केमिकल रिक्वायरमेंट। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन फ्लामेबल, नॉन कोरोसिव, नॉन रिएक्टिव, केमिकली स्टेबल। ये सब हम लोग पहले ही बता चुके हैं, तो ये सब हम किसी भी रेफ्रिजरेंट से डिजायर करते हैं। इसके बाद है फिजिकल रिक्वायरमेंट। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट में पहला है जैसे विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी हम जानते हैं कि विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक लेयर जो है दूसरे लेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लो करने। जैसे ये एक लेयर इधर की ओर फ्लो कर रहा है तो इसके जस्ट नीचे का लेयर जो है इसको इसके फ्लो को अपोज करता है ना। तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जो मतलब अपोजिंग एक रिएक्शन लगाता है वही उसका विस्कोसिटी होती है। तो विस्कोसिटी ही डिटरमिन करता है हीट ट्रांसफर रेट इन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर में। तो जितना अच्छा मतलब ये विस्कस जितना कम होगा, मतलब हो गया कि विस्कस कम होने का मतलब हो गया कि ये इजीली इसकी फ्लूडिडिटी ज़्यादा होगी, तो ये जितना अच्छा से बहेगा उतनी हीट ट्रांसफर उसमें अच्छे से होगी। तो हम डिजायर क्या करते हैं, लोअर विस्कोसिटी। जितना लोअर होगा विस्कोसिटी रेफ्रिजरेंट का उसमें उतना ही बेटर हीट ट्रांसफर रेट होगा। इसके बाद है जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है लीक डिटेक्शन। तो एक रेफ्रिजरेंट का अगर मान लीजिए कि वो लीक कर रहा होगा तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो पहला बात है कि चूंकि रेफ्रिजरेंट पूरा का पूरा कॉइल में फ्लो करते रहता है और कहीं पर भी कॉइल में अगर लीकेज है तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो लीक टेंडेंसी जो होना चाहिए किसी भी रेफ्रिजरेंट का वो नील होना चाहिए, मतलब वो लीक ना करे। लीक करेगा तो वो हमारा रेफ्रिजरेंट बर्बाद होगा। और साथ ही अगर वो रेफ्रिजरेंट अगर कुछ टॉक्सिक नेचर का है तो फिर वो हमारे जो फूड रखा हुआ है फ्रिज में उसके साथ वो रिएक्शन करके टॉक्सिक बना देगा। तो हमें कहने का मतलब है कि डिटेक्शन ऑफ लीक जो होना चाहिए वो इजी होना चाहिए। मतलब जितना हम इजीली उसको कैसे पहचान सकें कि वो लीक कर रहा है। तो कह रहा है कि लीकेज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो लीकेज होता है वो उसका डिस्टिंक्ट ऑर्डर, मतलब हो गया कि वो उसका महक ही अलग होता है। मतलब अमोनिया जैसे ही अगर रेफ्रिजरेटर से लीक करेगा तो एक अलग तरह का महक आने लगता है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि रेफ्रिजरेंट जो है अमोनिया लीक कर रहा है। या फिर हम इसको लीक को पहचानने के लिए वहाँ पर एक सल्फर कैंडल जलाते हैं, ठीक है। तो सल्फर कैंडल जैसे ही जलाएंगे अगर वहाँ पर अमोनिया लीक कर रहा है तो ये एक वाइट डेंस फ्यूम देगा। मतलब हो गया कि एक गाढ़ मतलब वाइट डेंस धुआं जैसा वहाँ पर
दिखाई देगा। तो इसका मतलब हो गया कि वहां पर रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, अमोनिया लीक कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज है। और उसके बाद है कि एक लीकेज मान लेते हैं कि जो अ, अगर फ्रियोन ग्रुप का लीकेज है, तो फ्रियोन ग्रुप का लीकेज में को पहचानने के लिए उसके लिए हमें हेलाइड टॉर्च की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर होता है जिसकी मदद से उसमें मतलब वो टॉर्च अगर हम जलाएंगे, अगर वो लीकेज हो रहा है तो वो एक ब्लू ग्रीन टाइप का हमको लाइट दिखेगा, तो इसका मतलब वो लीक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लीक की डिटेक्शन करते हैं रेफ्रिजरेंट में। ठीक है, चलिए।